दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुमार कौशल क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी 19 सितंबर 2021 को जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जो सकुशल संपन्न हुआ है। और ऐसा अनुमान है कि इसमें बहुत ही कम विद्यार्थियों ने इसमें सहभागिता सुनिश्चित कर पाई थी, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे, सेंटर दूर थे, जिसकी वजह से सेंटर दूर होने की वजह से लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो इस कारण से लगभग 35% के आसपास ही लोग इसमें शामिल हो पाते हैं। लेकिन जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि प्रतिस्पर्धा अब कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। जो जीआईसी प्रवक्ता है, इसके जो सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो सामान्य अध्ययन के इस 40 प्रश्न के क्या सही और सटीक आंसर हो सकते हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ आपसे मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सबसे सटीक उत्तर आपको मेरे ही द्वारा बताया जाएगा, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा पूरी विश्वसनीयता के साथ। पूरा सटीक और विश्वसनीय उत्तर पाने के लिए और उसकी व्याख्या को समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जल्दी ही मैं आजकल में ही आपके लिए इतिहास का, जो जीआईसी का इतिहास का पेपर पीजीटी का हुआ है, प्रवक्ता का पेपर हुआ है, उसका सब्जेक्ट का इतिहास का पेपर बहुत ही जल्दी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों को, देखते हैं इसके सही और सटीक उत्तर को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों लैंग्वेज में आपको दिखेगा सामने। सबसे पहले तो इधर देखेंगे कि द हड़प्पन साइट बड़ावली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अर्थात कह रहा है कि हड़प्पीय जो पुरास्थल था बड़ावली किस नदी पर स्थित है। चौतंग, घग्गर, सतलुज या फिर रंगोई। आपको बता दें कि जो वड़ावली है, चाहे बनवाली है, चाहे बनावली है, इसी को हम लोग समझते हैं कि यह जो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, यह जो बड़ावली नाम का स्थल है, ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। और इसको आर.एस. बिष्ट के द्वारा, अर्थात रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन 1973 ईस्वी में कराया गया था। इस जो हड़प्पीपुरा स्थल है, यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अर्थात हम कहें तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, रंगोई नदी के किनारे यह स्थित है। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ और हिंदी के ही प्रश्न को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जहाँ पर भी कोई डाउट होगा वहाँ पर हम लोग इंग्लिश वाला वर्जन यूज़ करेंगे। अगला है, हर्षवर्धन ने बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्य कालीन शासक का उल्लेख किया हुआ है। तो देखिए, ये बृहद्रथ का उल्लेख करता है। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक है और इसी के पतन के बाद या इसी की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। अगर हम इस तरह से प्रश्नों को समझें तो एक चीज़ आप पाएंगे कि अमानवीय दंड का मतलब जो अंग भंग की व्यवस्था थी या इस तरीके से जो दंड प्रावधान किए गए थे, उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। अगला सवाल है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना। अब इस प्रश्न का भी बड़ा सटीक उत्तर आपको कई सारे चीज़ों मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप इतिहास से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो इस समय मैं पार्थ एजुकेशन में इतिहास की ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन इंडिविजुअल इतिहास की। और सुबह 7 बजे से वहाँ पे मैं जीएस और करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस चला रहा हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। इंडिविजुअल इतिहास जिन भी विद्यार्थियों को पढ़ना है वो जा कर के विज़िट करें हमारा चैनल, जिसको पार्थ एजुकेशन के नाम से आप जानेंगे। आप उस पर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ मेरी इंडिविजुअल इतिहास की क्लासेस पा सकते हैं। तो इसको मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है और इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर आपको दिखेगा कि मैंने मैराथन क्लास लिया हुआ है इतिहास का, उसमें ये सारी चीज़ें आपको कवर अप है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अकबर द्वितीय नाम का जो शासक हुआ, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इंग्लैंड भेजा था उनको कुछ शर्तों के साथ अंग्रेज़ों से बातचीत करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए वाला, कि अकबर द्वितीय जो है ये अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला पहला शासक, ठीक है, पहला पेंशन भोगी शासक था। ये पूर्णतः अधीन बना है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखेंगे,
सवाल थोड़ा सा बड़ा है ऑप्शन में, इसलिए इसको छोटा करना पड़ रहा है। चलिए, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था, मतलब इनके राजनीतिक गुरु की बात कर रहा है, इनके प्रेरणा स्रोत की बात कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जो डी वाला ऑप्शन है, माने चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी, दो लोगों से ये प्रेरित हुए थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के तौर पर भी जाने जाते हैं। एम.के. गांधी के शुरुआती तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने इनका समर्थन किया था, उनसे इंस्पायर हुए थे, और इन्हीं दोनों के प्रयासों से ये सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं। हालांकि बाद में आप देखेंगे हरिपुरा का अधिवेशन होगा और उसमें गांधी जी से इनका विवाद भी सामने आएगा। अगला सवाल देखेंगे, 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये कि अगर हम विद्रोहों की बात करते हैं तो जैसे देखिए तिरोत सिंह, सिद्धू कानू, कर्मा शाह और बिरसा मुंडा, इतने लोगों को इसमें शामिल किया हुआ है। जो खासी विद्रोह है ये 1829 से लेकर के 1833 ईस्वी तक चलता है और इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया हुआ था, जिसको तिरोत लिखा गया, तो तीरथ सिंह या फिर तिरोत सिंह ने किया था। ये असम और मेघालय के क्षेत्र में इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसको आप खासी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। खासी पहाड़ी है, ये आप जानते हैं कि असम मेघालय में एक पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, तीन पहाड़ी हैं और उसी पहाड़ी पर जनजातियां भी निवास करती हैं। तो आपसे क्रम भी पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया के बारे में। तो इसके नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था, संथाल विद्रोह का, जो झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में था। और कर्मा शाह ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 2825 से लेकर के 33 के बीच हुआ था और ये पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था पागलपंथी विद्रोह में। 1899 ईस्वी में छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह एक लंबा विद्रोह, एक व्यापक विद्रोह माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला वाला, माने ए, तिरोत सिंह। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो आप जानते हैं, कई बार आपको पढ़ाया हूँ कि हुलास भी स्थित है, आलमगीरपुर भी स्थित है, मांडी भी स्थित है, लेकिन ये जो देसलपुर है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, ये बल्कि कहाँ पर है, तो भैया ये है आपके गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है देसलपुर। इसके अलावा भगत राव आपका गुजरात में है, प्रभास पाटन है, कुंतासी है, नागेश्वर, तिलौद, बहुत सारे स्थल गुजरात में है। तो देसलपुर गुजरात में है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर का सवाल देखिएगा, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो कन्नौज पर जब आक्रमण करता है, एक चीज़ देखिएगा कि हेनरी इलियट ने कहा है कि इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। किसने, महमूद गजनवी ने। और इन आक्रमणों में आप देखेंगे कि इसके 2 बड़े महत्वपूर्ण आक्रमणों की चर्चा होती है। एक तो इसने 1018 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक राज्यपाल था, इसको पराजित किया। इस प्रश्न का आंसर पहला वाला हो जाएगा, ए सही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो 1025 का सोमनाथ मंदिर सबसे चर्चित मंदिर के तौर पर जाना जाता है। और महमूद गजनवी जो है, इसके दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त हुआ था। जैसे अलबरूनी नाम का विद्वान इसी के दरबार में रहता था, उतबी, फिरदौसी जैसे अच्छे अच्छे विद्वान इसी के दरबार में निवास करते थे, अर्थात महमूद गजनवी के दरबार में। आपसे पूछा भी जाता था कि उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी किसके दरबार में निवास करते थे, तो ये महमूद गजनवी के दरबार में निवास करते थे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का महान केंद्र के नाते सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो जौनपुर को जाना जाता है दोस्तों, जौनपुर को, किसको, जौनपुर को जाना जाता है। जौनपुर मध्यकाल में उत्तर भारत का या उत्तर भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि यह फारसी शिक्षा का बहुत ही अच्छा केंद्र था। फारसी शिक्षा का महान केंद्र होने के नाते जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। और यहीं जौनपुर में सरकी वंश का शासन हुआ करता था, इब्राहिम शाह सरकी, और बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर शासन किया हुआ था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब देखिए, बहुत सारे मंदिरों को आपके सामने रखा गया है, एक ऐसा मंदिर इसमें है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गुप्तकालीन मंदिरों की बात कर रहा है। आप देखेंगे, अगर नचना कुठार मंदिर की बात करेंगे तो यह एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और तिगवा का विष्णु मंदिर जो है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना
सतना में है, मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये ललितपुर झांसी में है। ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ललितपुर झांसी में है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है? तो ये 14 बैंकों के लिए लगाया गया, माने ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछ रहा है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया हुआ था कि जीएसटी जो परिषद है यह एक संवैधानिक निकाय के तौर पर काम करती है। और अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद की बातचीत की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान का 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी परिषद को संविधान में शामिल करके संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जीएसटी परिषद का वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, अर्थात बी वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। अगला सवाल देखिए, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। ये ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित की गई है। और ऑक्सफैम जो है इसका गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। और यह एक गरीबी और भुखमरी कम करने के लिए काम करता है। और जो ऑक्सफैम है इसके बारे में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि 1955 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है वो नैरोबी केन्या में है। तो इसका सही उत्तर हो गया क्या? ए वाला हो गया। और यह एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर काम करती है, माने पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी कब? तो 2015 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। कब भैया? 2015 में नहीं, ये गलत बात है, क्षमा चाहते हैं, 2016 में किया गया था। जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। माने आपका उत्तर कौन सा सही होगा? सी उत्तर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। और अगला सवाल है कि भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी दोस्तों। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुल लगभग 6 चीज़ें शामिल थी, 6 क्षेत्र शामिल थे, जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण आवास, सड़कें, ये सब शामिल था। लेकिन गांव का उद्योग इसमें शामिल नहीं था। इसलिए आपका प्रश्न कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 15 का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, या आगे आप देखेंगे 4 ऑप्शनों में से एक सवाल गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, या फिर नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण। अब इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं था, है ना? 6 स्तंभों में जो संघीय बजट है उसमें शामिल नहीं था। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गांव की अर्थव्यवस्था है, माने बी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, गांव की अर्थव्यवस्था है वो इसमें शामिल नहीं था, बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा। अगला देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा नियमित किया जाता है? आरबीआई, सेबी और बीएसई, या फिर एनएसई। तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है, माने बी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड को नियमित किया जाता है। अगला सवाल है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? ये देखिए, यहाँ पर पोइगोरिया समिति का गठन किया गया था, जो उपभोक्ता है उसकी सेवा में सुधार करने के लिए। अगला सवाल देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत कितना भैया? 7.33% है। ठीक है, 7.33% है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो ये नोएडा है, माने बी वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो भारत में सीमेंट उद्योग होता है, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग होता है, कपड़ा उद्योग है, लेकिन ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है यह भारत में ठीक तरीके से, उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से लागू नहीं है, मतलब प्रमुख व्यवसाय के अंतर्गत यह नहीं आता है। इसलिए आपके ऑप्शन के रूप में कौन सा सही हुआ? डी सही हुआ। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? अब इसमें सिंगबूम, मोडनी, घोड़े ये नहीं है, बल्कि जैता यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा कजरी है, नौटंकी है, रासलीला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोक नृत्य के तौर पर भारत में जाना जाता है। तो चैता एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का।
12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए केसी पंत, सी रंगराजन, राजमन्नार और संथानम। जितने लोगों का नाम दिया गया है सब कहीं ना कहीं इसी आयोग से जुड़े हो, मतलब वित्त आयोग से ही संबंधित रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि केसी पंत तो 10वें थे जो 1992 में बनाया गया था। सी रंगराजन इसमें 12वें थे 2002 में, ठीक है, 2002 में इनको 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। माने बी वाला ऑप्शन आपके लिए सही हुआ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य है, राज्यसभा सीटों का आवंटन है, किस डिस्ट्रिक्ट को या किस स्टेट को कितने राज्यसभा की सीटें हैं? तो इसमें पहला है असम, ठीक है, असम उत्तर के रूप में सही है क्योंकि यहाँ पर 6 सीटें दी गई हैं, जबकि असम में कुल कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, सॉरी बाकी सही सब सही हैं, असम गलत है। तो उत्तर आपका क्या हुआ? असम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो ये आर्टिकल 43A है, ठीक है। आर्टिकल 43A कहता है कि आप यह जो कामगार हैं उनमें सहभागिता सुनिश्चित किया जाए उद्योगों के प्रबंधन में। जबकि आपका जो 49A है ये कहता है कि जो समान न्याय और निःशुल्क चिकित्सा इत्यादि की बात करता है, सॉरी सामान्य न्याय और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है ये। और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। जो 38 है ये लोक कल्याण के लिए बात करता है, लोक कल्याण के क्षेत्र में कार्य और उत्प्रेरित करने के लिए बातचीत करता है। जबकि जो 45 नंबर का आर्टिकल है ये शिशुत्व है, माने जो बेबीज़ हैं, चाइल्ड केयर की बात करता है, बच्चों के देखरेख की बात करता है। और 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आर्टिकल 45 आपके नीति निर्देशक तत्व में। और इसको इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? अब उत्तर प्रदेश चाहे किसी भी राज्य की विधान परिषद हो, वह वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और उसके बाद वह स्वतः पारित हो जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 165 के तहत होती है। आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। आगे कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों से जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया। पहले जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या एक और बढ़ा दी गई। तो अब हमारे पास फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या हो गई है 11। और यह भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। सही युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ ताप विद्युत गृह दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, ठीक है। ताप विद्युत घर जो हैं और राज्य हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है? देखिएगा इसमें से बाढ़ जो है बिहार में, ठीक है, शामिल है, ये सम्मिलित है। लारा छत्तीसगढ़, कुर्की कर्नाटक, लेकिन ये जो गाडरवारा है ये मध्य प्रदेश एमपी में है, माने यही असुमेलित है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। कूट मिलाना है, एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ खदान क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसको मिलाते हैं, देखते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। तो इसका देखिए जो ए वाला लौह अयस्क की बात कर रहा है ना, तो लौह अयस्क जो है ये पहले का चौथा सही होगा, माने इटाबीरा, ठीक है। और जो बी है इसका सही होगा आपका मैग्नीज जो है ये चियातूरा में जाएगा, मतलब तीसरे में जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई मैच कर रहा है, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा दूसरे का 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला गलत है। आपके 2 ऑप्शन बचे हैं, इसी में से कोई एक सही होगा। और अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि सी का क्या होगा? सी कह रहा तांबा सड़बरी होगा, सी का 2 होगा, ठीक है, सड़बरी, और पहला का डी, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो गया भाई? इस हिसाब से आपका प्रश्न सही हो गया आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ये जाम्बिया से होकर के नहीं गुजरती, बाकी हर जगह से आपको यह गुजरती हुई दिखाई देगी।
अगला कह रहा है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, उस जनपद का नाम बताना है। ये मथुरा में स्थित है, माने बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। ये जो सहरिया है ये गोरखपुर के क्षेत्र में पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, गोंडा, खरवार, चीरो ये जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पाई जाती हैं। आगे कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा का सबसे पहली बार किसने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये एजी टेंसले के द्वारा दिया गया है, सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु के नाम से जानी जाती है, तो ये है आपका लवण सहिष्णु के रूप में मटर है, बी वाला ऑप्शन सही है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जब आप निश्चित रूप से पशुपालन करते हैं और खेती करते हैं तब वो मिश्रित कृषि होता है। बहुफसली का मतलब है कि कई सारे फसलों को एक साथ बो देना। सहफसली का मतलब होता है एक या दो फसलों को एक ही साथ तैयार करना। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, रिले खेती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जैसे जो ऊंचाई वाला क्षेत्र तलहटी और मैदानी क्षेत्रों में तो गेहूं, चावल, कपास की बढ़िया खेती होती है, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मोटे अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। आगे सवाल पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है, जो सूर्य में ऊर्जा का कारण है, ये सवाल मैं आपको कई बार कराया हूँ। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में अनंत ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा का संचरण होता है, तो पहला वाला ठीक हो गया। 39 का कह रहा है कि क्या उत्तर इसका सही होगा, तो 39 जो होता है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि खुशी की बात है कि मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से सवाल नहीं पूछे हैं, कुल 2 प्रश्न पूछे हैं, एक रीजनिंग का पूछ लिया है, एक मैथ से पूछ लिया, या इसी को आप रीजनिंग ही कह लेंगे। इसको देखिए सीधा सीधा आप देखेंगे, किसी योग को उठा लेंगे, जैसे ये 4 है तो 4 के सामने 14 लिखा है। अब देखेंगे तो 4 लिख लीजिएगा, 4 गुणे 3 करिएगा और प्लस 2 करिएगा, तो 4 तिहैया 12 आ जाएगा, और 12 प्लस जब 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, तब आ जाएगा आपका 14। तो 4 तिहैया 4 तो 14 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से 9 के सामने 29 लिखा हुआ है, तो 9 गुणे 3, 9 तिरी 18, 9 तिरी 27, 9 तिहैया 27 और 27 प्लस 2 कर लेंगे तो 29 आ जाएगा। इसी ट्रिक पर पूरा आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 20 आएगा, माने ठीक है। तो 6 तिहैया 18 और 18 प्लस 2 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको भरना था वो 20 भरना था, सी वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा। आगे देखिएगा, शब्दों के विषम युग्म को पहचानना है। मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन। देखिए पानी के पास ऑक्सीजन आपको दिखेगा, दूध से मक्खन तैयार होगा, अंगूर से शराब बनेगा, लेकिन मृत्यु से रोग नहीं होगा बल्कि रोग से मृत्यु होगा। इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा। उत्तर के रूप में पहला वाला आपको पसंद करना है। उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए कुमार कौशल क्लासेस को। आपने जो प्यार और दुलार दिया है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। इसी तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए। लेकिन जाने से पहले एक सूचना आपको बता दें कि बहुत ही जल्दी इतिहास के सॉल्व पेपर को लेकर के जीआईसी इतिहास का जो पेपर हुआ है उसका सबसे सटीक और विश्वसनीय उत्तरमाला लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक करिए इंतजार, बने रहिए कुमार कौशल के साथ। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी का आभार।